बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई संगीन सूरत हाल का सामना है हमें, और इस वक्त पूरी कौम जो है वो एक परेशानी का शिकार है कि ज़ाहिर है कि जब वतन अजीज़ का मसला हो और वतन अजीज़ की बका और सलामती का मसला हो, और ज़ाहिर है कि जब मुल्क की मईशत का मसला हो, और तो फिर ज़ाहिर है कौम भी परेशान होती है। नाज़रीन, ये सियासतदानों का खेल था, और सियासतदानों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का खेल था, और इस्टेब्लिशमेंट ने एक बेहुदा किस्म के तजर्बे कर करके पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है कि जहां पाकिस्तान को आज एक संगीन खतरे का सामना है। एक ऐसा मुल्क जो एटमी कुव्वत हो और एटमी ताकत रखता हो, और वो संगीन माली अपना मुआशी बहरान का शिकार हो जाए, तो फिर यकीनन दुनिया की नज़रों में हमारे लिए कई सवाल ज़ाहिर है कि उठेंगे, और सवालिया निगाहें हमारी तरफ उठेंगी, और फिर हमें उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। नाज़रीन, अब बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, बात इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलने वाले सियासतदानों की भी है कि सियासतदानों ने किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खिलौना बन के और अपने मुफादात की खातिर, हुसूल इक़्तिदार के खातिर, और इस मुल्क में अपनी जो है वो मतलब अपनी ताकत शो करने के लिए किस घटिया खेल का हिस्सा बने, और आज उस खेल का जो नतीजा है वो हम सबके सामने है। और बहरहाल इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहकर अपनी जान छुड़ा ली कि जी हमसे गलती हो गई, और हमारा तजुर्बात हमारे गलत थे, और हम जो है वो आज से गैर सियासी हो रहे हैं। तो सिर्फ गैर सियासी कहकर किनारा कशी अख्तियार कर लेने से मामलात गैर सियासी नहीं होते। अब जब सूरत हाल का सामना है, तो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी आके और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, और न सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा बल्कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने में सियासी क़यादत के साथ कांधा कांधे के साथ मिला के खड़ा होना पड़ेगा। गैर सियासी हो जाने से और दूरी अख्तियार कर लेने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। ये आप जहन में रखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस मुल्क में जो बजट होता है वो दिफा पे खर्च होता है, और इसमें क्या मामला आते हैं वो इस पर मैं अभी आता हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक 70-75 साल तारीख है। 75 नहीं भी तो 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ खेल रही थी, पाकिस्तान की स्याह सफ़ेद की मालिक थी, पाकिस्तान के इक़्तिदार की मालिक थी, और उनकी मर्जी थी, और कि जिसके सर पे जो है वो इक़्तिदार की हुमा बिठाएं वो बिठा देते थे, जिसको चाहते वो हटा देते थे। आपने 88 से लेकर 1999 तक ये भी तमाशा देखा कि हर चंद माह बाद हुकूमतें बदल जाया करती थी, और सब ये सारा खेल बड़ा शर्मनाक था कि जो है वो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा था कि जितनी देर में मैं धोती बदलता हूँ इतनी देर में पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं। तो बहरहाल हमारे मुल्क में जो जमहूरियत थी उसको पनपने नहीं दिया गया, जमहूरियत को मजबूत होने नहीं दिया गया, जमहूरी इदारों को अपने पाँव पर खड़ा नहीं होने दिया गया, और सियासतदानों को जो है अपने पाँव पर चलकर सियासत करने नहीं दी गई, और अगर कोई बात करता तो उसको फिर जेलों में बंद कर दिया जाता। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल रही, और यहाँ तक के तजर्बा किए गए, और जो सियासी लीडरशिप थी, किसी को जो है वो किसी का जुडिशल मर्डर करवा दिया गया, तो किसी को लियाकत बाग में गोली मरवा दी गई, तो किसी को जो है वो अपना क्लिफ्टन तीन तलवार के पास घर के करीब गोली मार दी गई, तो किसी के साथ क्या हशर हुआ, किसी को जलावतन कर दिया गया, किसी को जेलों में बंद कर दिया गया। मतलब ऐसी सिचुएशन की जो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानता वो उनका कमाऊपूत बनता, अच्छा बच्चा बनता, और जो इस्टेब्लिशमेंट की बात छोड़ के और अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करता तो उसके पाँव ही काट दिए जाते। 1999 में जिस तरह आपने देखा कि अब नवाज शरीफ की उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया जो एक भारी मैंडेट लेकर आई थी, जिसके पास 2/3 अक्सरियत थी। और नाज़रीन, आपने ये भी देखा कि 2001 में एक ऐसा कानून मुतारिफ कराया गया जिसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का नाम दिया गया, और एक ऐसा ऑर्डिनेंस अपना पास हुआ कि जिसको अब मैं क्या कहूँ,
और बदकिस्मती हमारी मुल्क की ये है कि आमिर जो कवानीन बना के जाते थे, बजाय इनके के इसके कि उनको रिवर्स कर दिया जाए, बल्कि उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था और उनको इंडोर्स कर दिया जाता था। और आज नतीजा ये है कि उस सिस्टम ने पाकिस्तान के सिस्टम को बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान की मुआशी सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम ने पाकिस्तान की मईशत को आज ज़मीं बोस कर दिया है। तो नाजरीन, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो तो खैर अपनी जगह पर है ही है, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने इससे पहले वाले एक वीलॉग में बात की थी कि जो है वो अपना जो नूर आलम साहब हैं, उन्होंने तोशा खाना के हवाले से अपना जो इंफॉर्मेशन है वो तलब करने की बात की है। मतलब अपना जो है अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर लेगी, इन्फॉर्मेशन इसको अव्वल तो मिलेगी नहीं, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी गई तो कर क्या लेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये हमारे मुल्क की रिवायत है। यहाँ ताकतवर को कोई कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ आइन के आर्टिकल 25 इम्प्लीमेंट नहीं होता कि मतलब आइन के आर्टिकल 25 में जिस तरह कहा गया ना कि सबके आइन कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं, तो ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए अलग है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून अलग है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर अपना अंदर का मामला करने होते हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाते हैं, फिर आपस में गठजोड़ करके सब ठीक कर देते हैं। अगर आर्मी से पूछा जाए तो वो कहती है कि हमारा अपना जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, और अगर कुछ होता है तो हम कोर्ट मार्शल कर देते हैं और ये कर देते हैं और वो कर देते हैं। क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। तो इस तरह नाजरीन, जिस तरह मैंने अभी सुन रहा था इमरान शफकत साहब के व्लॉग को, तो उसमें वो कह रहे थे कि इस सूरत हाल में अगर जूते खाने के लिए कोई बचता है तो वो सिर्फ अवाम बचते हैं, और अवाम को जूते पड़ते हैं अदलिया से भी, और अवाम को जूते पड़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी, और पड़ते रहे हैं। इसलिए कि आपने देखा होगा कि जिस तरह बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला है, ये क्या है, मस्कशुदा लाशें, ये क्या है, ये गिरफ्तारियां क्या है, ईमान मजारी को बहुत सारी बातें जो कहनी पड़ी हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। उनकी चंद झलकियां मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ना तो इंसान को इस मुल्क में इंसान समझा जाता है और ना ही हमारे हकूक़ की पासदारी की जाती है। 2010 में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने एक आई वॉश के तौर पर अपनी प्रोसीडिंग्स की है, ना तो आज तक किसी की शिनाख्त की है जो इस प्रैक्टिस में मुलव्विस हैं, और ना ही उनका एहतसाब किया है। इनफैक्ट एहतसाब तो बहुत दूर की बात है जब उनकी शिनाख्त तक उन्होंने नहीं की। चाहे मुदस्सिर नारू की वालदा हो, चाहे राशिद हुसैन की वालदा हो, चाहे सुल्तान महमूद हो जिसके 2 भाइयों को उनके घर से लापता किया गया, रावलपिंडी से लापता किया गया और उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए उन्हीं के इंतज़ार में, चाहे समीदीन बलोच साहिबा हों जो दिहाई से ज़्यादा टाइम गुजर गया लेकिन उनके वालिद पर कोई भी उन्हें इत्तला नहीं दे रहा। हमारी जो फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो इस मुल्क के माफिया हैं, और वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और एक हद तक ताकतवर होंगे भी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल हैं। बुज़दिल क्यों? क्योंकि बैरून मुल्क से तो वो कोई फॉरेन पावर से वो जंग नहीं जीत सके, तो अपने ही लोगों पर वो जबर और जुल्म करके अपने आप को ताकतवर महसूस करवाते हैं। और इसी तरह हमारी अदालतें इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं, क्योंकि ना ही तो उनमें हिम्मत है कि वो फ़ौजी अफसरान को कटहरे में खड़ा करवाएं और उनसे पूछताछ करें, लेकिन वो एहतसाब तो बहुत डिस्टेंट ड्रीम है अदालतों के हवाले से भी, जहाँ ये मसाइल इतनी देर से पेंडिंग है लेकिन कोई भी ठोस फैसला नहीं आता। फिर हम आते हैं जो हमारी सिविलियन हुकूमत है, जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो वजारतें ऑक्यूपाई करते हैं, कितनी आसानी से और कितनी बेशर्मी से बिलावल भुट्टो जैसे लोग कहते हैं कि जी अली वज़ीर को अगर आपने रिहा करवाना है तो उनसे पूछें जिन्होंने बंद करवाया है। तो अगर उन्हीं से पूछना है तो उन्हीं को बिठा देते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, फॉरेन मिनिस्टर भी उन्हें बना देते हैं। सिविलियन हुकूमत के लिए ये पैगाम वाज़ेह तौर पर अवाम की तरफ से जाना चाहिए कि आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत जिम्मेदार।
नाज़रीन, ईमान मज़ारी की इस बात के बाद हम बात को आगे चलते हैं कि तोशाखाना, तो जाहिर है कि आर्मी चीफ्स जहाँ जहाँ गए वहाँ से उनको कौन सी बंदूकें मिली, कौन से पिस्टल्स मिले, कौन से ताइफ मिले और कौन सा तोहफा कितना कीमती था और किस किस को क्या मिला। जिस तरह मैंने आपसे पहले वाले एक व्लॉग में भी कहा था कि पिंकी पिरनी को यानी इमरान खान को 6 अरब रुपए के एक अपना अरब रियासत के शाही जो है वो खानदान ने तोहफा दिया और वो 6 अरब रुपए के जो ज्वेलरी थी वो 3 करोड़ रुपए उसका जो है वो तखमीना लगवा के और 1.5 करोड़ में खरीद ली गई। अब उसके बाद वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तो इसी तरह जो है वो जो वज़राए ख़ारजा जाते हैं उनको जो तहफ़ मिलते हैं उसका रिकॉर्ड नहीं है और कोई कुछ नहीं जानता। चीफ जस्टिस जाते हैं तो वो उनको जो तहफ़ मिलते हैं उन तहफ़ का क्या है, कहाँ है, तोशाखाना में है कि नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई अपना तोशाखाना है या पाक फौज का कोई अपना तोशाखाना है। सब ने अपने अपने तोशाखाने खोले हुए हैं। तो अगर इमरान खान ने एक अपना तोशाखाना खोल लिया तो फिर इसमें क्या है, थोड़ी सी तो बेचारे ने पी थी, कोई चोरी तो नहीं की थी। बहरहाल जो है उसके अलावा वजारत खारजा के अफसरान जाते हैं और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के वफूद बाहर जाते हैं तो उनको तहफ़ मिलते हैं। उन तहफ़ का क्या होता है, वो तहफ़ कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता और इसलिए नूर आलम साहब ने जो है वो तो रिकॉर्ड तलब किया है। अब देखना ये है कि उनको रिकॉर्ड मिलता है, नहीं मिलता है, या फिर नूर आलम साहब को खुद को घर जाना पड़ता है। इसके अलावा नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल हसन, इनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का और जो अपना केस सुन रहा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी के अपना जो नेब कवानीन में जो तरामीम हुई है उसके हवाले से, उसमें ये देख रहे हैं कि इसमें कहाँ कहाँ बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर हुए हैं। लेकिन ये केस इसमें अब ये तो कोर्ट ने साबित करना है कि इंसानी हकूक मुतासिर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ताहम इसमें इमरान खान के सबसे ज़्यादा हकूक मुतासिर हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गंद करके गए वो इमरान खान ही करके गए। लेकिन यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ भी एक सवाल उठाया गया कि जो है वो पाक फौज के पर ये जो नेब कवानीन है इनका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। हम जजिस तो रेस्पॉन्सिबल हैं तो फिर फौजी क्यों नहीं है। तो कहा गया कि जी उनके लिए 199 का अपना रूल है और उसके तहत और उसके अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। उनके फंड्स की ऑडिट तक नहीं हो सकती, उनसे कोई पूछ भी नहीं सकता कि भाई ये इतने सारे पैसे आपको दिए गए वो कहाँ गए। हाथ जोड़ के भी नहीं पूछ सकता, तरला करके भी नहीं पूछ सकता, झुक के भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो नहीं बताते। क्योंकि जो इस मुल्क के अवाम है वो सिर्फ देना जानते हैं, उनको पूछने का कोई हक नहीं है। और फिर आज जब जो है वो कोर्ट की समाअत हो रही थी तो जिस तरह पार्लियामेंट के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए अदलिया में, अगर जान की अमान पाऊँ तो 3 तरह की जो है वो चीज़ें सामने आई। पहला था ये जो अपना अदालत है ये कैप्चर्ड है, यानी अजीब लफ्ज़ है। और दूसरा था कि ये टिंक्टेड है, यानी ये तकसीम शुदा जो पार्लियामेंट है, ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, ये अपहाज पार्लियामेंट है, ये कैप्चर्ड पार्लियामेंट है, ये प्रॉपरली जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट नहीं है और इसके पास कानून साजी का हक है भी कि नहीं है। यानी जिस पार्लियामेंट के लिए आप आधी रात को उठकर आए थे और आपकी वजह से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ और आपकी वजह से एक हुकूमत जो है वो आईनी तरीके से वजूद में आई और आज आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं है। और जब जजेस की तैनाती करनी हो तो आप अपनी मर्जी से कर लेते हैं और तब आपको जो है वो एग्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। या मत करें ऐसा। इदारे इदारे होते हैं और हर इदारा, अब देखें मिसाल तौर पे ऐसा क्यों कानून नहीं बनाया जाता कि एक चीफ जस्टिस का भी जो है वो इम्पीचमेंट हो, मुहासबा हो उसका, उससे भी कुछ जवाब तलबी की जा सके, उसको भी पार्लियामेंट में बुलाया जा सके। क्या ज़रूरी है कि वज़राए आज़म जाके अदालत के जो है वो मुल्ज़मान के कटहरे में खड़े हों? चीफ जस्टिस भी तो आके खड़ा हो जाए ना। क्या अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है तो फिर चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट क्यों नहीं हो सकता? किसी जज से पूछा क्यों नहीं जा सकता? और आज तक कितने वैसे बाय द वे जजेस के खिलाफ नेब ने केसेस किए हैं? कितने जजेस हैं? हिम्मत है नेब की?
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बाप में भी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है वो किसी जज के खिलाफ कुछ कर सकता हो। आपके असासों तक तो कोई पूछ नहीं सकता कि कल जब आप आए थे तब क्या थे, जब जा रहे हैं तब क्या है। क्या किसी ने जस्टिस साकिब निसार से पूछा, किसी ने जस्टिस गुलजार से पूछा कि कराची में उसने जो कुछ किया उसके बाद उसको क्या मिला, क्या नहीं मिला। जहां तक बात की जाती है कि पाक फौज के हवाले से, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर दो अल्फाज कहने हैं, वो ये हैं कि सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सिंध पुलिस में जो सबसे बड़ी करप्शन होती है वो दो तरीकों की होती है। एक होती है असला, बख्तरबंद, मोबाइल, वायरलेस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, गोलियां, राइफल्स, इनकी जो खरीदारी होती है उनमें सबसे ज्यादा करप्शन होती है। और इसके बाद अगर सबसे ज्यादा करप्शन होती है तो वो फ्यूल की मद में जो करप्शन होती है उसमें होती है। यानी ऊपर जो मैंने बताई कैटेगरी बताई उसमें यूनिफॉर्म्स भी शामिल हैं, फिर थानों की मरम्मत, फिर जेलों की मरम्मत, फिर स्टेशनरी। तो इस सब की मद में इतनी करप्शन होती है कि पुलिस का महकमा मतलब एक करप्ट तरीन, जो जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि पुलिस का महकमा करप्ट तरीन है, वो क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि पुलिस भी जो है वो खुद को हर चीज से मुबर्रा समझती है। तो फिर जाहिर है कि पुलिस, अब क्या पता कि असला कितना आया, गोलियां कितनी फायर हुई, राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, कितनी खरीदी गई, दिखाई कौन सी क्वालिटी गई, खरीदी कौन सी क्वालिटी गई। तो नाज़रीन ये तो सिर्फ इतनी सी खरीदारी है। अब बताएं कि जहाँ पे जहाज़ों की, टैंकों की, गोलों की, राइफल्स की और इतनी बड़ी बड़ी, आपको पता है कि जो मतलब जिस तरह नेवी है, पाकिस्तान नेवी के जो आलात होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के आलात होते हैं। तो अब मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जाहिर है कि हमें डर लगता है। मैंने उस दिन कहा था ना कि हमें डर लगता है, हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। भले आप गैर सियासी हो गए हैं लेकिन अब फिर भी आपसे डर लगता है क्योंकि आपने डर हमारे दिलों में बिठा दिया है। आपने खुद को मुकद्दस गाय बना लिया है और आज भी आप मुकद्दस गाय हैं और आपसे हम नहीं पूछ सकते। हमें पूछने का हक नहीं है कि सबसे ज्यादा करप्शन यहां हो रही है। ये हम कह तो सकते हैं, साबित नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का आपका अपना सिस्टम है। तो आज अगर आपका अपना सिस्टम है, अगर आप 199 के तहत आपका अपना सिस्टम है, तो क्या आर्टिकल 25 आप पर इंप्लीमेंट नहीं होता? तो क्या आर्टिकल जो 25 है, क्या आप उससे भी बड़े हो गए हैं? तो कहने की बात यह है कि यहाँ हर इदारा दूसरे इदारे से बड़ा है। तो नाज़रीन आखिरी बात मैं ये करूँगा कि इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील के हवाले से जो तारीख देनी है, उससे 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 पहले उन्होंने लिबर्टी चौक पे एक जलसा करना है। अब उस जलसे की पहले तारीख देंगे। अब जब तक उस जलसे की तारीख नहीं आएगी तब तक असेंबलियों की तारीख नहीं आएगी। अब जाहिर है कि जब तक रावी प्रोजेक्ट की फाइल पे दस्तखत नहीं होंगे और उसकी मंजूरी हतमी तौर पर नहीं होगी और लाहौर का मास्टर प्लान मंजूर नहीं होगा, तब तक असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। और जब तक इन फाइलों पे दस्तखत नहीं होंगे वजीर आला यही रहेगा और इमरान खान इसको नहीं हटा सकता। इसीलिए ये ताखीर हो रही है क्योंकि यहाँ अरबों रुपए की करप्शन का मामला है, क्योंकि यहाँ अरबों रुपए के मुफादात का मामला है, यहाँ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट का मामला है, यहाँ अरबों रुपए के जो इनके एटीएम्स हैं उनके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इस तरह नहीं करेंगे तो क्या ये पैसे वापस करने पड़ेंगे लोगों को? नहीं कर सकते ना। तो मसला ये है कि अब एक तारीख के लिए हमें दूसरी तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। एक तारीख जो एक हफ्ते में मिलनी थी वो तो अभी तक मिली नहीं। अभी हम इंतजार करें दूसरी तारीख का कि लिबर्टी चौक के जलसे की तारीख कब आएगी। फिर उस तारीख में बताई जाएगी कि असेंबलियां तहलील करने की तारीख कौन सी होगी। फिर उन तारीखों में यह भी बताया जाएगा कि पंजाब असेंबली की तारीख कौन सी होगी और केपी की असेंबली की तारीख कौन सी होगी। यानी तारीख 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 और सब कुछ तारीख में दब कर रह जाएगा और कल तक ये सब कुछ तारीख का हिस्सा बन के रह जाएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इमरान तारीख का हिस्सा बन के जा रहा है। तो नाज़रीन सबसे आखिर में नहीं, मेरे ख्याल में मेरे पास अब टाइम खत्म हो चुका है। तो कहने की बात यह है कि अब सिर्फ तारीखें ही रह गई हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान
कौन सी तारीख पे कौन सी तारीख देते हैं। तो अब इंतज़ार करें उस तारीख का जिस पे आपको दूसरी तारीख मिलेगी और फिर उसमें आपको तीसरी तारीख मिलेगी। तब तक अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।